ओके, हेलो बीएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था बीएससी केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे फर्स्ट यूनिट दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट की थी, करेक्ट। ओके, सो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। होप आपने लास्ट के 2 लेक्चर्स देखे भी होंगे। आज हम आगे चलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 पे, जिसके अंदर अब हमारे बोर्स एटॉमिक थ्योरी को हमने फिनिश करना है। कैसे? मैंने आपको बोला था बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज बोर्स थ्योरी। सबसे पहले बोर्स ने जो 3 पोस्टुलेट्स दिए थे एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, जिसे हम बोर्स थ्योरी भी बोलते हैं, बोर्स एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं, इसे हमने कवर किया था। सेकेंडली, हमने इसकी लिमिटेशंस देखी थी दैट बोर्स ने जो एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था वो तो ऑलमोस्ट करेक्ट था, लेकिन वो सिर्फ हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए था। लेकिन उनमें क्या पता, स्टार्क इफेक्ट हो गया, जीमन इफेक्ट हो गया, बहुत सी ऐसी लिमिटेशंस थी जो बोर्स आपके देख नहीं पाए थे, उनको हमने लिमिटेशन में कवर किया। हमने 7 लिमिटेशंस डिस्कस की, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन जो आज हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फर्स्ट डे से ही बोलती आ रही हूँ, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप सभी ने हाइड्रोजन एटम के लिए जो स्पेक्ट्रा ड्रॉ होता है, ये आप सभी ने देखा होगा। वेट, मैं आपको शो करती हूँ एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इस टॉपिक को डिस्कस कैसे करना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो हम इसे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। दिस इज अ हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। जो हम हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रा देखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि बोर ने दिया हुआ था। ओके, आप सभी ने ये स्ट्रक्चर देखा होगा, बट हमारे पास ये चीज नहीं है कि हम डायरेक्टली, देखो आप जनरली नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, आप डायरेक्टली नोट करते हैं दैट ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है इज गिवन बाय द नील बोर एंड दिस इज अ काइंड ऑफ आप बोल सकते हो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, एंड देन आप फिगर ड्रॉ करते हो, ये सारी लाइंस होती हैं, इनसे डिस्कस कराते हो, ये आपका ओके। लेकिन हमने थोड़ा प्रॉपर वे पे, अब क्योंकि हम बीएससी पे आ चुके हैं, तो अब हमको थोड़ा प्रेजेंटेबल, थोड़ा सा प्रोफेशनल और अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करना होता है, करेक्ट। सो हम कैसे अपना आंसर रखेंगे? देखिए, स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या है? पहले आप बताओगे, जब बोर्स ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें इन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए जो स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसा स्पेक्ट्रा वो है। उस स्पेक्ट्रा से अब आप खुद ही बताइए, हम किसी भी एटम के लिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे स्पेक्ट्रा क्यों ड्रॉ किया, इन्होंने हाइड्रोजन को ही क्यों लिया, तो वो सारे रीजन हमने पढ़ना है कि हम ये स्पेक्ट्रा क्यों ड्रॉ करते हैं, हाइड्रोजन को ही क्यों लिया और कैसे हमारा स्पेक्ट्रा आया। उसके लिए फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके शो करूंगी कि भाई एक्सपेरिमेंट हम पूरा शो करेंगे दैट ये जो हमें हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रा आया है, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस हम देखते हैं, जिसे हम लाइट एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं, ये क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्यों इसे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। हम इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी कह सकते थे, हम इसे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा भी कह सकते थे, बिकॉज स्पेक्ट्रास तो बहुत होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन ने सिर्फ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा क्यों शो किया। तो बाय एक्सपेरिमेंट हम इसे प्रॉपरली समझेंगे, और बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है, आप अगर कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, करेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे लेके चलूंगी, बिकॉज हम लोग जो ये स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, ये हम बोर्स के थ्रू तो डिस्कस करते हैं, बिकॉज बोर्ड ने अपने मॉडल के थ्रू इस स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था। बट इससे पहले 2 साइंटिस्ट ऑलरेडी आ चुके थे, जिन्होंने इसके लिए क्या दिया था, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था, या फिर आप बोल सकते हो एक इंपेरिकल फॉर्मूला दिया था। जो बाल्मर है और जो आपके रेडबर्ग है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ था। जो बात आपके बोर्ड ने थ्योरेटिकली प्रूव की, जो अपने पोस्टुलेट से प्रूव किया, ये ऑलरेडी एम्पेरिकल फॉर्मूलेस के थ्रू, इक्वेशन के थ्रू ऑलरेडी प्रूव कर दी गई थी बाय दीज 2 साइंटिस्ट। उसके बाद आपके बोर आए और उन्होंने फाइनली अपना मॉडल दिया, और उस मॉडल के बाद उन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बनाया, फिर जाके आपका इस तरीके से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा मिला। ये है हमारा प्रॉपर फॉर्मेट, जिसे हम फॉलो करेंगे, करेक्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मैं आपको हमेशा जैसे बोलती हूँ वैसे रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप लेक्चर पे आए हैं तो प्लीज थोड़ा टाइम देख के देखिए, आपको लेक्चर डेफिनेटली क्लियर आएगा। और नोट्स की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज ये सारा पूरा प्रेजेंटेशन एज इट इज विद इक्वेशन एंड ऑल, डायग्राम एंड ऑल, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, फ्री पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके ले लीजिएगा, प्रिंट आउट करा लीजिए, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ लीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करें लेक्चर को, चलिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। तो जैसे मैंने आपको बोला, इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ना है कि ये स्पेक्ट्रम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन को ही क्यों लिया, उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट जो आपने इंट्रोडक्शन में करना है एट, वो है आपका द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ अ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल इन अ एटम। तो देखो मेरी बात सुनिएगा, हमारे बोर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्टुलेट था दैट इज क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। बोर्स ने बोला था, जैसे रदरफोर्ड बोलते थे, एटम
जो है वो कुछ इस तरीके से बना है, सेंटर पर न्यूक्लियस है और उसके आसपास क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बात नहीं बताई थी। और इसी को आपका चैलेंज किया था हमारे नील बोर्ड ने, और उन्होंने बोला था कि ये तो बिल्कुल करेक्ट है दैट हमारा एक एटम जो है एक स्फेरिकल शेप का हमारा एटम होता है जिसके सेंटर पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन कहीं भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। और एनर्जी फिक्स होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइज एनर्जी लेवल। क्वांटाइज मींस जिसकी एनर्जी फिक्स हो, दैट इज क्वांटाइज। तो जो आपके नील बोर्ड थे इन्होंने ही आपकी बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज एनर्जी लेवल पे बैठते हैं एटम के, ओके। और इसी क्वांटाइज एनर्जी लेवल को हम प्रूव करते हैं बाय द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मैंने आपको लास्ट क्लास जब मैंने आपको क्वांटाइज एनर्जी, जब मैंने आपको पोस्टुलेट बताया था, वहां पे भी बताया था कि हम लोग जो आपके रदरफोर्ड थे इन्होंने बोला कि भाई जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा बनेगा। वैसे इन्होंने स्पेक्ट्रा की बात नहीं की थी, बट रदरफोर्ड की जो स्टेटमेंट थी अगर हम उसको फॉलो करें तो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा बनता था वो कॉन्टिन्यूस बनता था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली वो कॉन्टिन्यूस नहीं आया। क्यों? क्योंकि भाई न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए वो कहीं पे नहीं बैठे हुए, किसी भी फ्रीक्वेंसी में नहीं बैठे हुए, कहीं पे भी एनर्जी पे नहीं बैठे हुए, वो एक फिक्स एनर्जी पे बैठे हुए। भाई अगर वो किसी फिक्स एनर्जी पे बैठे हुए हैं तो वो फिक्स अमाउंट ऑफ रेडिएशन को ही एमिट करेंगी। और अगर फिक्स अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट हुए हैं तो फिक्स टाइप ऑफ आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा। और इसी स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस कलर्स नहीं मिलते। जैसे आप रेनबो को ले लो, रेनबो पे आपको सारे कलर्स मिलते हैं। तो रेनबो जो स्पेक्ट्रा फॉर्म हुआ है वहां पे आपको सारे कलर्स मिले, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। लेकिन एटम्स के लिए ऐसा नहीं हो रहा था और इसे प्रूव किया आपके बोर्ड ने, बिकॉज बोर्ड ने बोला भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, वो कुछ फिक्स जगह प्रेजेंट है। अब फिक्स जगह प्रेजेंट है तो भाई जब यहाँ पे ट्रांजिशन होगा तो ये फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को रिलीज करेंगे और इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्ड जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो फिक्स होगा, जहां पे हमें कुछ ही कलर्स देखने को मिलेंगे, सारे नहीं। इस वजह से, और वो क्या है, लाइंस की फॉर्म में आपको ऑब्जर्व हो रहा है, इसी वजह से हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। तो हुआ क्या यहाँ पर को, मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि हमें अगर क्वांटाइज एनर्जी लेवल का प्रूफ चाहिए तो हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि यही एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम ये कंफर्म कराता है दैट बोर्ड ने जो स्टेटमेंट दिया था अबाउट द क्वांटाइज एनर्जी लेवल, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। सेकंड वन इज हाइड्रोजन बीइंग द सिंपलेस्ट एटम, इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ अ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। भाई हाइड्रोजन को ही क्यों बोर्ड ने चूज किया? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन किसी को भी ले लेता। भाई हाइड्रोजन के लिए इसलिए चूज किया बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट एटम है, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में प्रेजेंट होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट है। इस वजह से इन्होंने स्टडी के लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा को चुना। हाँ, माना कि हाइड्रोजन को चूज करने के बाद किस्मत से ये रहा कि नील बोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो हाइड्रोजन में पूरी तरह से फुलफिल्ड रहा। लेकिन हाइड्रोजन के बाद की जो एलिमेंट्स है लाइक हीलियम, लिथियम वगैरह, बिकॉज जिसमें जहां से 2 3 4 5 यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वहां पर ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। लेकिन इन्होंने जो हाइड्रोजन को चूज किया था वहां पर ये बिल्कुल फिट हो रहा था। इस वजह से इन्होंने, तो इनका रीजन था कि हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट है, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है वो हाइड्रोजन में एप्लीकेबल हो गया, बाकी जगह नहीं हुआ। ये है बोलने का मतलब, करेक्ट ना। थर्ड वन से आपको ये बातें रखी हुई कि ये स्पेक्ट्रा बना कैसा। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं पूरी चीज बता रही हूँ। आप स्पेक्ट्रा तो बनाते हैं, ये स्पेक्ट्रा आया कैसे वो मैं आपको बताऊंगी एक्सपेरिमेंटली, ओके। देखो इस पे लिखा हुआ है when hydrogen gas is excited under the low pressure and the high potential difference it emit the radiation। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब क्या है, इसके लिए मैं आपको एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। ये है आपका डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ओके। क्या है यहाँ पे सेटअप देखिएगा, ये आपके ग्लास ट्यूब है जो आप ये व्हाइट कलर पर देख रहे हैं, ओके। इस व्हाइट कलर की ये एक ग्लास की ट्यूब है, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया हुआ है, करेक्ट। अब देखो हमने दोनों एंड से क्या करा दिए, हमारे मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड तो सभी को पता है जिसपे हमारी रिएक्शन परफॉर्म होती है, मेटलिक सरफेस, जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक ये है इलेक्ट्रोड एंड सेकंड वन इज दिस, ओके। दो ये मेटल के हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए, ओके। एंड यहाँ से एक थोड़ा सा होल है, इसलिए क्योंकि हमको पता है हमको ये जो पूरे एक्सपेरिमेंट कराना है वो लो प्रेशर पे कराना है। देखो हमने बोला था लो प्रेशर होना चाहिए, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी हम क्रिएट करेंगे। एंड प्रेशर हमने यहाँ से लो कर दिया, ओके। अब हुआ क्या ना, ये जो इलेक्ट्रोड है इसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ये हमारी बैटरी है जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा और हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। अब होगा क्या, देखिए जब ये पूरा सेटअप प्रिपेयर होता है, जब यहाँ से करंट फ्लो होता है, अंदर तो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज ये मेरा एक हाइड्रोजन एटम है, सेंटर पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये स्पेरिकल होगा, मैं बस आपको सर्कल बनाऊंगी तो मे बी मैं प्रॉपर ना बना पाऊं, इसलिए
इजी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने हाफ ही बनाया था, चलिए हम पूरा बना लेते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ कि हुआ क्या। तो सपोज एक जो हाइड्रोजन है उसका एटम कुछ ऐसा है, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिकॉज हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। अब होगा क्या ना, जैसे ही आप देखो इसमें लिखा हुआ है व्हेन हाइड्रोजन गैस इज एक्साइटेड अंडर द लो प्रेशर एंड द हाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब होगा क्या, जैसे आप ये पूरा सेटअप प्रिपेयर करोगे, एक अच्छा खासा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पे होगा, अच्छा खासा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन मींस क्या होता है, देखो एक्साइटेशन मींस होता है इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने ये टर्म आपको पहले भी बताए थे। लोअर एनर्जी लेवल मतलब जिसकी एनर्जी की वैल्यू क्या है, वो एनर्जी लेवल जहां पे वैल्यू कम हो। हायर एनर्जी लेवल मतलब वो एनर्जी लेवल जहां पर को एनर्जी आपकी ज्यादा हो। भाई देखो, लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, सारे एनर्जी लेवल्स हैं। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, ये ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनकी कुछ ना कुछ फिक्स एनर्जी है, इस वजह से हम इसे एनर्जी लेवल्स कहते हैं। अब आपको मैंने बोला था न्यूक्लियस से जितना दूर जाते रहोगे उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो मैं बोल सकती हूँ ये वाला जो एनर्जी लेवल है, इसे मैं n इज इक्वल टू 1 कहती हूँ, इसे n इज इक्वल टू 2। इसकी एनर्जी क्या होगी, डेफिनेटली कम है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है। रीजन वगैरह सब बताया हुआ है, तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगी, ओके। एंड n इज इक्वल टू 2 यानी कि जो बाहर वाला ऑर्बिटल है या बाहर वाला एनर्जी लेवल है, ये न्यूक्लियस से दूर है, तो इसकी एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो ये लोअर एनर्जी लेवल, दिस इज अ हायर एनर्जी लेवल, ओके। तो होगा क्या, जब ये पूरा सेटअप प्रिपेयर होगा, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाएंगे। हाइड्रोजन में जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये लोअर एनर्जी लेवल से, क्योंकि इसे बाहर से एनर्जी मिलेगी, और हायर एनर्जी मिलने की वजह से ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए, अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं, और इजी हम ऐसे बनाते हैं, ये आपका n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, ओके। अब देखो इलेक्ट्रॉन भाई पहले हमारा यहाँ पे बैठा हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था। अब हमने बाहर से क्या कर दिया, इसका एक्साइटेशन कर दिया। ये जो सेटअप बनाया था इसने क्या कर दिया, एक्साइटेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा एनर्जी दी। अब अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, तो बढ़ गई मतलब ये लोअर एनर्जी में क्यों रहेगा भाई, इसकी एनर्जी तो बढ़ गई, तो ये बोलेगा मुझे एनर्जी मिल गई है, तो मैं हायर एनर्जी पे ऑर्बिटल पे जाऊंगा। यहाँ पे वो आके शिफ्ट हो गया, यानी कि ऊपर जाके बैठ गया। दिस इज कॉल्ड एज द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बोला जब हाइड्रोजन गैस को हमने एक्साइट किया, कैसे किया भाई, हमारे इस पूरे सेटअप पे हमने प्रेशर को लो किया और पोटेंशियल डिफरेंस को हाई किया, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। अब एक्साइटेशन के बाद मैंने क्या बोला था, एक्साइटेशन के साथ एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला था, इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी लेवल पर जब बैठ जाता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन को फील होता है भाई एनर्जी ज्यादा, मतलब क्या होता है, अनस्टेबिलिटी ज्यादा। मैंने आपको बोला था अगर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, आज आज संडे है लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा फील करेंगे कि मुझे बहुत काम करना है, दिन भर आप एक जगह बैठेंगे ही नहीं। तो वही ये चीज यहाँ भी होती है कि अगर किसी की एनर्जी ज्यादा है किसी इलेक्ट्रॉन की, तो वो अनस्टेबल है, एक जगह बैठना तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तो अनस्टेबल होना और कोई पसंद भी नहीं करता। भाई आप अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, हम भी होना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई एनर्जी मुझे ज्यादा तो मिल गई है, लेकिन अब मैं अनस्टेबल फील कर रहा, मुझे वापस से स्टेबल होना है अपनी लाइफ में। तो ये क्या करेगा, भाई मुझे हायर स्टेट नहीं चाहिए, मुझे वापस से अपने लोअर स्टेट में जाना है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में जाना है। दिस इज कॉल्ड एज अ ग्राउंड स्टेट, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड एज द एक्साइटेड स्टेट, जीएस। जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट, ईएस मतलब एक्साइटेड स्टेट। यही टर्म आपको यूज करने भाई, अगर आप अभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड थर्ड फोर्थ आगे आप पढ़ेंगे, इवन मास्टर्स में जाएंगे, यही टर्म्स आप यूज करेंगे। तो ये टर्म जो आते रहता है इसे क्लियर करते हुए चलेगा। जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट, यानी कि यहाँ पे एनर्जी बहुत कम होती है, और ये एक्साइटेड स्टेट क्यों, क्योंकि एक्साइटेशन के बाद हम यहाँ पहुंचे, तो दैट्स व्हाई दिस इज एक्साइटेड स्टेट, ओके। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को फील होगा भाई मेरी एनर्जी ज्यादा हो गई है, मैं अनस्टेबल हो चुका हूँ, अब मुझे वापस से स्टेबल होने के लिए नीचे पहुंचना है। तो भाई नीचे पहुंचने के लिए, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आने के लिए, इसको कुछ एनर्जी कम करनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी अगर मैं बोलूँ कि 10 है और ये 5 है, तो 10 से 5 आने के लिए 5 एनर्जी तो इसको लूज करनी पड़ेगी। तो ये जो इसने एनर्जी रिलीज की है, इसी की बात यहाँ पे हो रही है, दैट इट एमिट द रेडिएशन। तो जब यहाँ पे एक्साइटेशन के बाद ये वापस नीचे आएगा, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन। तो ये क्या करेगा, कुछ रेडिएशन को, जिसे हम एच न्यू कहते हैं, यहाँ मैं नंबर्स दे रही हूँ खाली, बट ये क्या होती है, एच न्यू जो रेडिएशन होती है, इसको एमिट करेगा, ठीक है। इट एमिट द रेडिएशन, क्लियर हुआ। नाउ
लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, ऑन एनालिसिस टू द स्पेक्ट्रोस्कोप दिस रेडिएशन इज फाउंड टू बी नॉट कॉन्टिन्यूअस बट कंसिडर्ड एज अ सीरीज ऑफ अ डिस्क्रीट ब्राइट लाइट ऑफ अ डेफिनेट वेवलेंथ। दैट मींस ये बोला अब इस रेडिएशन को ना जब हमने किस पे डिस्कस किया या फिर हमने किस में ऑब्जर्व किया, स्पेक्ट्रोस्कोप में, जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को पूरा पूरा सेटअप देखते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोप। जब हमने इस स्पेक्ट्रोस्कोप में ये रेडिएशन को देखा तो हमको पता चला ये जो रेडिएशन है भाई, इसका जो स्पेक्ट्रा आ रहा है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे रेनबो का आप देखते हैं 7 कलर्स आपको देखने को मिलते हैं विबग्योर टाइप, तो वो आपका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। लेकिन ये जो रेडिएशन है इसको जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा तो इससे जो रेडिएशन निकल रही थी, इससे जो स्पेक्ट्रा निकल रहा था वो कॉन्टिन्यूस नहीं था, वो तो क्या था, डिस्क्रीट था। मतलब कुछ ही कुछ आपको कलर्स देखने को मिल रहे थे, कुछ ब्राइट लाइंस देखने को मिल रही थी, बीच के कलर्स एब्सेंट थे, कुछ ही कुछ आपको लाइंस देखने को मिल रही थी, वो भी डेफिनेट वेवलेंथ की। मतलब इनकी वेवलेंथ भी फिक्स है, इसकी कुछ वेवलेंथ होगी, ये फिक्स है, इसकी वेवलेंथ फिक्स है, इसकी वेवलेंथ फिक्स है, बीच के कलर्स आपको विजिबल ही नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस ना होकर लाइन हुआ। और इस वजह से हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा बनता है वो आपका क्या है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, बिकॉज हमको इसमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं मिल रहा, कुछ लाइन्स ही देखने को मिल रही हैं। और क्योंकि ये एमिशन से, एमिशन मतलब एनर्जी आपकी रिलीज हुई है, तो देखो यहाँ पे जब ट्रांजिशन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द एमिशन। तो ये हमारा स्पेक्ट्रा कैसा हुआ, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। दस द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन इज अ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, नॉट अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। पहले बताओ, आप मेरी बात सुनिएगा, अभी आपने बस एक बेस क्रिएट किया है, ओके अभी पूरा सेटअप मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये जस्ट मैंने बेस क्रिएट किया है। क्यों किया है भाई, क्यों इसलिए किया हुआ, बिकॉज भाई जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इंट्रोडक्शन में ये पार्ट डालेंगे, ये पार्ट से आपको इतना कंफर्म हो जाएगा, आपने इंट्रोडक्शन में ये बातें रख दी है कि भाई स्पेक्ट्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन को ही हमने क्यों लिया, और इसका प्रॉपर सेटअप क्या है, इतना आपके एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी नॉलेज है, ओके। उसके बाद एडिशनली जो मैंने ये पॉइंट सेट किए एक्सपेरिमेंट, ये अब आपकी चॉइस है, आप इसे ऐड करना चाहते हैं या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन के कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। बिकॉज ये वाला जो पूरा जो मैंने थ्योरी नोट की है, ये हर शब्द मैंने जो आपको बोला है उसको इसने थ्योरी पे ऐड किया हुआ है, करेक्ट। अब देखो मेरी बात सुनिएगा, इसे भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिससे हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा मिला, दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ओके। अब एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, सबसे पहले मैंने बोला था ना आपको एक डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है, दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब, ओके। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब, आपके पास एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब थी, ऊपर दिखाया था फिल्ड विद द 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड, आपने यहाँ पे 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगाए, ये बोला था मैंने। इस फिल्ड विद द हाइड्रोजन गैस, अंदर आपने हाइड्रोजन गैस रखी हुई है, और लो प्रेशर आपने क्रिएट किया हुआ है, ऊपर से आपका लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, अप्रोक्सीमेट 1 mmHg का आपने यहाँ पर को प्रेशर क्रिएट किया, ओके। उसके बोले ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस, आपने यहाँ पर 5000 टू 10,000 के अप्रोक्स यहाँ पर बैटरी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक है, इज अप्लाइड। आपने इतना पूरा ये सेटअप आपने यहाँ पे बता दिया अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, ओके। अब हुआ क्या, इसकी वजह से हुआ, और ये कैसे किया आपने, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट किया, ये किसकी वजह से किया है, आपने साथ में कोई इंडक्शन कोयल ऐड करनी है या फिर ट्रांसफॉर्मर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे तो फर्स्टली आपने पूरा सेटअप बताया, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। देखो पूरा सेटअप में आपने इतना बोला कि आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसमें आपने 2 मेटलिक इलेक्ट्रोड लगाए, डिस्चार्ज ट्यूब को आपने हाइड्रोजन गैस से फिल किया, और वहां पे एक आपने लो प्रेशर क्रिएट किया अप्रोक्सीमेट 1 mmHg का, ओके। अब ये जो आपके इलेक्ट्रोड थे इसको आपने कनेक्ट कराया किससे, आपका कोई इंडक्टिंग कॉइल हो सकता है, कोई ट्रांसफॉर्मर हो सकता है, ताकि आप क्या करें, लो हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोक्सीमेट 5000 टू 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सके। ये पूरा आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपने यहाँ पर को बता दिया, डन। अब क्या हुआ, अब हुआ कि इस सेटअप की वजह से क्या हुआ, जैसे मैंने बोला एक्साइटेशन ऑफ एटम। अब हाइड्रोजन जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक्साइटेशन हुआ, क्या लिखा हुआ है, अंडर दीज कंडीशन हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हुआ क्या, ये जो हाइड्रोजन एटम था सेंटर पे न्यूक्लियस, ये आपके शेल हैं, ये आपके क्वांटाइज एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल, इसे मैं ग्राउंड स्टेट कह देती हूँ, ये एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट था, इसे जैसे ही बाहर से एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होके कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो वही लिखा अंडर दीज कंडीशन हाइड्रोजन एटम ने क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया, और जैसे ही एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया, देखो एनर्जी ऑब्जॉर्व हुई है यहाँ पर को, ठीक है, एनर्जी जैसे ही ऑब्जॉर्व की तो भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो बढ़ गई होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई तो अब वो लोअर एनर्जी पे क्यों रहेगा, ये जो ग्राउंड स्टेट है इसकी एनर्जी तो लोअर है, अब उसकी एनर्जी अगर ज्यादा है तो वो लोअर एनर्जी पे तो डेफिनेटली नहीं रहेगा। अब वो एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी पे चला गया, जिसकी एनर्जी क्या है, हायर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी हायर हो चुकी थी, क्योंकि उसने बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अब्जॉर्प्शन किया, करेक्ट। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, इसमें लिखा हुआ है
इलेक्ट्रॉन इन ए ग्राउंड स्टेट मतलब ये जहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, इज एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल। अब वो आपके हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट हो सकता है, कहाँ पे, n इज इक्वल टू 2 पे, n इज इक्वल टू 3। अब इसके बाहर के जो आप ऑर्बिटल्स बनाओगे दैट इज n2 n3 n4 वो सो ऑन, ये ऐसे चलते रहेंगे, बट मैं आपको n2 रिप्रेजेंट करी, ओके। ये बोला दीज एक्साइटेशन स्टेट आर अनस्टेबल, मैंने जैसे बोला था भाई एनर्जी ज्यादा है तो अनस्टेबल तो स्टेट्स होंगी, तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा वापस से वो स्टेबल होना और क्विकली वो आपका रिटर्न कहाँ कर देगा, लोअर एनर्जी लेवल पर। यही बात है, इसको आप यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाइएगा। दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 1 इज अ ग्राउंड स्टेट दैट हैव एनर्जी लेसर, ओके, इसकी एनर्जी लेसर है, सॉरी कम है, और ये आपका क्या है, स्टेबल फॉर्म है, यहाँ पे आपका स्टेबल स्टेट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहेगा। लेकिन n इज इक्वल टू 2 क्या है, आपकी एक्साइटेड स्टेट है, ES मींस एक्साइटेड स्टेट, और यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या है आपकी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये आपकी अनस्टेबल स्टेट है, करेक्ट। अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन बेचारा फर्स्टली यहाँ पे बैठा हुआ था, ऐसे यहाँ पे बैठा हुआ था। अब हुआ क्या, जैसे ही बाहर से इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे इसने बाहर से एनर्जी ली, सपोज एनर्जी कितनी ली, डेल्टा ई। डेल्टा ई क्यों, क्योंकि सपोज मैं बोलो ये जो गैप है ना, आप ऐसे समझो ये एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जाने के लिए जो गैप है दैट इज डेल्टा ई। तो अगर इलेक्ट्रॉन को डेल्टा ई मिल जाएगा, इतना गैप की एनर्जी मिलेगी, तभी तो वो एक्साइट होकर यहाँ चले जाएगा। सपोज इसको डेल्टा ई मिला, तो डेल्टा ई अमाउंट की एनर्जी को जब इसने अब्सॉर्ब किया, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसने ये एनर्जी को अब्सॉर्ब किया है, एब्सॉर्ब होने की वजह से इसकी एनर्जी बढ़ी और ये एक्साइटेड होके यहाँ चला गया, यहाँ पे जाके बैठ गया। दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। दिस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, एक्साइटेशन। दिस प्रोसेस आप प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, ओके। दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। अब क्या हुआ, हायर एनर्जी पे जाने के बाद ये अनस्टेबिलिटी फील करेगा, बोलेगा भाई अब तो मैं अनस्टेबल हो गया हूँ, एनर्जी बढ़ गई लेकिन मैं अनस्टेबल हो चुका हूँ, लेकिन मुझे लाइफ में स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए ये वापस से जाएगा ग्राउंड स्टेट। तो ये जो एरो दिखा रहा है दिस इज अ ट्रांजिशन, ये क्या है आपका ट्रांजिशन। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन अब वापस से आपके ग्राउंड स्टेट में आने की सोचेगा। जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जितनी अमाउंट की एनर्जी इसने ऑब्जॉर्व की थी उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ Hν, ओके। सो ये बात इसने यहाँ पर रखी हुई है, डन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अगला है एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब टर्म देखिएगा एमिशन, एमिशन ये आपका एमिशन लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा है ना, क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो आप स्पेक्ट्रा देखेंगे बिकॉज ऑफ द एमिशन, जो रेडिएशन एमिट हुई है ना उसकी वजह से देखेंगे, दैट्स व्हाई दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रा, ओके। सो देखो इसमें लिखा हुआ है, अब when electron jump back to the lower orbital, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑर्बिट पे था, अब वो नीचे ऑर्बिट पे जैसे ग्राउंड स्टेट में वापस जैसे आया, इट एमिट द फोटोन, इसने क्या किया, Hν यानी कि फोटोन्स को एमिट किया, ये यही तो बोला मैंने आपसे, ओके। एंड ईच ट्रांजिशन इंक्लूड द रेडिएशन ऑफ अ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब देखो क्या इसका मतलब क्या, ये बोला ईच ट्रांजिशन, आप जितना भी ट्रांजिशन करोगे उन सबकी क्या होगी, जो रेडिएशन होगी, यानी कि जो रेडिएशन आप बाहर एमिट कर रहे हो वो एक डेफिनिट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई, अगर मैं बोलूं दिस इज माई N1 लेवल, ओके, एंड ये है हमारा N2 लेवल, दिस इज हमारा N3 लेवल, ये होगा हमारा N4 लेवल, ओके। अब इलेक्ट्रॉन सपोज पहले N1 में था, ये था, अगर मैं बोलूं इसका एक्साइटेशन N1 से कहाँ हुआ, N2 में हुआ, यहाँ पे एक्साइटेशन हुआ। अब भाई एक्साइटेशन के बाद ये वापस भी तो रिटर्न आएगा, और जब ये वापस रिटर्न आ रहा था उस टाइम पे ये एक रेडिएशन एमिट कर रहा था, दैट इज Hν। अब भाई हमने जैसे आपने बोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बोर्स ने तो क्वांटाइजेशन की बात की थी, बोला था भाई इनकी एनर्जी फिक्स है, इसकी एनर्जी E1 है तो वो फिक्स है हर समय, इसकी एनर्जी E2 है तो फिक्स है, E3 है तो फिक्स है, E4 है तो फिक्स है। तो भाई अगर ये एनर्जी लेवल्स ही फिक्स है तो इस एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो भी तो फिक्स अमाउंट का एनर्जी का होगा, यानी कि फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिलीज करेगी। अब अगर एनर्जी आपके फिक्स है तो भाई इसकी वेवलेंथ हो गया, और इसकी आप वेवलेंथ बोलो और इसकी आप फ्रीक्वेंसी बोलो, ये भी तो क्या होगी, फिक्स होगी। हर ट्रांजिशन, चाहे आप 2 से 3 में, 2 से 1 में आओ, चाहे आप 3 से 1 में, अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन जो है, देखो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था, अगर ये आपके N1, ये N1 लेवल, ये N2 लेवल, ये N3 लेवल, ये आपका N1 से N2 में ना जाके N3 पे गया, और N3 पे भी ये अनस्टेबिलिटी फील करेगा, फिर ये वापस से रिटर्न हो जाएगा। तो इस टाइम पे भी ये कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एमिट करेगा, लेकिन जो ये रेडिएशन एमिट करेगा ये फिक्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की होगी, बिकॉज N3 की वैल्यू भी फिक्स है, N1 की वैल्यू भी फिक्स है, बिकॉज ये तो आपकी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है ना, क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स है, इस वजह से हम इसे क्वांटाइज कह रहे हैं, और क्वांटाइज होने की वजह से ये फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही रेडिएट करती है, बाहर फेंकती हैं। तो ये बोला चाहे आप कोई भी ट्रांजिशन करा लो, कोई भी ट्रांजिशन मतलब जैसे आप E1 से आपका इलेक्ट्रॉन
E2 पे गया, सो भाई वापस जब आएगा तो E2 से E1 में आएगा। अगर वो E1 से E3 पे गया तो वापस जब आएगा तो E3 से E1 में आएगा। तो कोई भी आप ट्रांजिशन करा दो, हर बार आपको डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और डेफिनेट वेवलेंथ की ही रेडिएशन बाहर एमिट होते हुए, क्योंकि जो रिलीज हो रही है दैट इज एमिट होना, वो ही आपको मिलेगी। नॉट लाइक अ वेवलेंथ ऑफ अ सनलाइट, लेकिन सनलाइट की जैसे नहीं। क्यों? सनलाइट में आपकी कोई फिक्स एनर्जी की बात नहीं होती, इस वजह से। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज पासिंग थ्रू अ स्लिट। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेडिएशन हमको मिली हुई है आफ्टर ट्रांजिशन, उसे अब हम स्लिट से पास करेंगे। अब भाई स्लिट क्या होता है? देखो मैं आपको बताती हूँ, हमने जैसे ऊपर हमने इसे शॉर्ट में लिखा हुआ था दैट हमारी जो रेडिएशन आई होगी ना, इसे हम कहाँ से पास करेंगे? इसे हम स्पेक्ट्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। ऑन एनालिसिस थ्रू द स्पेक्ट्रोस्कोप, हमने इसे स्पेक्ट्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जो भी हमारी रेडिएशन एमिट हुई थी। अब स्पेक्ट्रोस्कोप का ही एक पार्ट होता है दैट इज स्लिट। स्लिट क्या करता है ना, स्लिट ये करता है कि आपने जो रेडिएशन एमिट हो रही थी, सपोज ये रेडिएशन थी, जो एमिटेड रेडिएशन थी, जिसे मैं एच न्यू लिखती हूँ सपोज। ओके, सो ये जो रेडिएशन थी, इसको जब हम लोग हमारे स्लिट से पास करेंगे, स्लिट कुछ इस टाइप का होता है, जैसे ऐसे छोटा सा स्पेस होगा, ये जो स्लिट है, इस स्लिट से क्या होगा, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये अब आपके थिन पैरेलल बीम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जो ये रेडिएशन ऐसे आ रही थी, अब ये पतली सी थिन पैरेलल बीम्स में ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगी। सारी रेडिएशन ऐसे पैरेलली आ जाएंगी और पतली से फॉर्म में आपको मिलेंगी, थिन पैरेलल बीम्स में आपको ऐसे मिलेंगी। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके बाद जब हम इसे प्रिज्म से पास करेंगे तो हमें प्रॉपर डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, ऐसे ऐसे हमें प्रॉपर डिस्पर्जन मिल सके। ओके, अब अगला स्टेप यही है डिस्पर्जन का। ओके, तो होता क्या है ना, देखो पहले इसे आपको कंपेयर किया हुआ है आपकी सनलाइट से। देखो हमको पता है, जब भी अगर मैं ऐसे बात करूं कि मैं यहाँ से एक रे डाल रही थी, ओके व्हाइट रे डाल रही थी, इसे मैंने पहले स्लिट से पास किया तो ये ऐसे सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया। लाइन मतलब क्या हुआ? थिन पैरेलल बीम में कन्वर्ट होगी, बिकॉज स्लिट का काम तो यही है। फिर जब मैं इसे प्रिज्म से पास करूंगी अगर व्हाइट लाइट को, तो आपको पता है प्रिज्म क्या करेगा? इस व्हाइट लाइट को स्कैटर्ड कर देगा 7 कलर्स पे, जिसे हम लोग विबग्योर्स कहते हैं। ओके, ये कब होगा? जब मैं सनलाइट की बात कर रही हूँ, जब मैं यहाँ पे सनलाइट को यूज कर रही हूँ, व्हाइट लाइट को यूज कर रही हूँ। ओके, लेकिन हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं होता। देखो ये चीज लिखी हुई है, द पैरेलल बीम, जब हम इसे किसके लिए बात कर रहे हैं? सनलाइट के लिए। द पैरेलल बीम्स एंटर्स टू अ प्रिज्म, जब आपने इस पैरेलल बीम को प्रिज्म से पास किया तो क्या हुआ? प्रिज्म बैंड द लाइट इनटू अ डिफरेंट वेवलेंथ। प्रिज्म ने क्या किया? इस लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ पे बैंड किया। बैंड करना मतलब क्या हुआ? एक रे यहाँ को बैंड होगी, एक यहाँ को बैंड, एक यहाँ को, मतलब इसकी स्कैटरिंग हो गई। ओके, डिफरेंट एंगल्स में। अब ये बोल रहा है अगर हम लोग सनलाइट की बात कर रहे होते तो हमको क्या मिलता है? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलता, किस जिसे हम क्या बोलते हैं? विबग्योर। हमको 7 कलर्स मिलते हैं ना, दैट इज विबग्योर। तो इसे हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगी? सारी वेवलेंथ की रेज हमको देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पे लिखा है इफ ऑल द वेवलेंथ आर प्रेजेंट, ये जितने भी स्कैटर्ड रे हैं वो अगर सारी वेवलेंथ की होंगी, तो वो हमारा कब का केस है? जब हम लोग सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे फिगर्स भी देखे होंगे कि सनलाइट जो है वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। 7 कलर्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि सारी वेवलेंथ यहाँ पर प्रेजेंट है, तो पूरे के पूरे 7 कलर्स हमको ऑब्जर्व होते हैं। लेकिन बट अगर इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है इन हाइड्रोजन ओनली सम स्पेसिफिक वेवलेंथ आर प्रेजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन में कुछ ही वेवलेंथ प्रेजेंट होती, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ प्रेजेंट होती हैं। वो भी डिपेंड किस पे करता है? आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे, कि आप कहाँ से कहाँ का ट्रांजिशन कर रहे हैं। आपका N1 से N2 हुआ है, सॉरी N2 से N1 हुआ है, या आपका N3 से N1 हुआ है, या N3 से N2 हुआ है, किस टाइप का ट्रांजिशन हुआ है उसके करस्पॉन्ड, क्योंकि एक स्पेसिफिक एनर्जी का हमारा ट्रांजिशन होगा ना। N2 की एनर्जी फिक्स होगी, N1 की एनर्जी फिक्स होगी, N3 की एनर्जी फिक्स होगी, N1 की एनर्जी फिक्स होगी। तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही आपकी रिलीज हो रही है, तो इसकी वेवलेंथ भी क्या होगी? फिक्स होगी। तो आपके पास एक फिक्स अमाउंट की वेवलेंथ आपकी है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ आपकी है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग आपको, जिस टाइप का आपका ट्रांजिशन है उसी के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगी? वेवलेंथ मिलेगी। करेक्ट? तो ये बोल रहा है क्योंकि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, देयरफॉर इंस्टेड ऑफ अ स्मूथ रेनबो बैंड, जैसे आपका रेनबो में स्मूथ रेनबो बैंड मिलता था, 7 कलर का बैंड मिलता था, वी ऑब्जर्व ओनली अ फ्यू स्टेप ब्राइट लाइट। तो इसमें क्या होगा? हमको क्या कुछ ही आपकी ब्राइट लाइंस ऐसे देखने को मिलेंगी, कुछ ही, सारे कलर्स नहीं मिल रहे, कुछ ही मिल रहे हैं। एंड दोज एट द दोज एग्जैक्ट वेवलेंथ, वो भी क्या होगी? स्पेसिफिक वेवलेंथ की होगी। जैसे मैंने ऊपर भी बोला, इसकी वेवलेंथ फिक्स होगी,
की वेवलेंथ फिक्स होगी और इसकी वेवलेंथ फिक्स होगी। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए बोल रहा है, जैसे आप बाल्मर सीरीज की बात करेंगे जो कि विजिबल रेंज पे रहती है, यानी कि इसे हम देख सकते हैं, तो ये बोल रहा है हमको एक डीप रेड लाइन देखने को मिलती है, बहुत डार्क रेड लाइन देखने को मिलती है और उसकी वेवलेंथ फिक्स है, ये आपको 656 nm वेवलेंथ पे ही ऑब्जर्व होगी। एक आपको ब्लू ग्रीन लाइन देखने को मिलती है जो कि 486 nm पे ही ऑब्जर्व होगी, ये इसकी वेवलेंथ है। एक ब्लू वॉयलेट देखने को मिलती है जो कि 434 वेवलेंथ पे ही मिलेगी। एक वॉयलेट लाइन मिलती है जो कि 14 वेवलेंथ पे मिलेगी, तो ये फिक्स वेवलेंथ है। और हमको सारे कलर में कुछ स्पेसिफिक कलर्स देखने को मिलेंगे जहां आपका ट्रांजिशन हुआ है, सपोज N2 से N1 का ट्रांजिशन हुआ है, तो इसके लिए जो वेवलेंथ होगी उसी के करस्पॉन्ड आपको कलर देखने को मिलेगा, सारे कलर्स नहीं मिलेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लाइन स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ सारे कलर्स नहीं मिल रहे, सिर्फ आपको एक या कुछ स्पेसिफिक कलर्स मिलते हैं करस्पॉन्ड टू देयर वेवलेंथ, किस टाइप की वेवलेंथ की रेडिएशन आपकी इमिट हुई है उसके करस्पॉन्ड। तो ये लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लाइन स्पेक्ट्रा। इसे हम लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्यों? because in this spectra considered to be a discrete separate bright lines, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग से separate light bright line colors देखने को मिलते हैं, bright lines मिलते हैं in a black background instead of a continuous band। जैसे हमें continuous band रेनबो पे मिलते थे, वैसे बैंड्स हमको नहीं मिलते हैं। हमको यहाँ पे हमारे ब्लैक बैकग्राउंड पे हमको कुछ स्पेसिफिक कलर बैंड देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ लाइन स्पेक्ट्रा। ओके, सो मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं आपको थियोरेटिकली पूरे कॉन्सेप्ट को समझा सकूं कि कैसे हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, क्यों हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, क्यों हम इसे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा कह रहे हैं। बिकॉज हमको स्पेसिफिक लाइन मिल रही है, और किसकी वजह से मिलती है? बिकॉज ऑफ द एमिशन ऑफ रेडिएशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। होप ये चीज आपको क्लियर आई होगी। ओके, इतनी चीज हुई हमारी, ठीक है। अब देखिएगा, ओके, देखो अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमारा कैसे हुआ उसको हम समझ लेते हैं। वेरी इजी है, ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ क्या ना, 1885 का टाइम था, तो हम लोग जो बाल्मर सीरीज कहते हैं, आप देखिएगा ये जो विजिबल रेंज पे जो हमको फ्रीक्वेंसीज देखने को मिलती हैं, ये वाली जो विजिबल रेंज पे हमको देखने को मिलती है, इसे हम बाल्मर सीरीज क्यों कहते हैं? बिकॉज सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन किसने किया था? बाल्मर ने ही किया था, इस वजह से हम बोलते हैं। ओके, तो हुआ क्या, देखो 1885 में सबसे पहले जो इस पे ऑब्जर्वेशन दिया था वो बाल्मर ने दिया था। इन्होंने क्या किया था? देखो, फर्स्ट टू स्टडी द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बोर्ड ने नहीं किया था, ये किसने किया था? बाल्मर ने किया था। ओके, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि सिर्फ इन्होंने विजिबल रीजन पे किया था, जिसे हम बाल्मर सीरीज कहते हैं, जो कि आपका 400 से 700 nm यानी कि वेवलेंथ का रेंज है। ओके, और ये इसी को हम बाल्मर रीजन कहते हैं बिकॉज ये बाल्मर ने ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने देखा ना कि हाइड्रोजन में जो ये बाल्मर रीजन यानी कि विजिबल रेंज पे 4 ब्राइट लाइंस हमको देखने को मिलती है, रेड, ब्लू ग्रीन और वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट एंड वॉयलेट की। ओके, अब हुआ क्या, उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया। दैट मींस देखो, इन्होंने लिखा है कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई दीज लाइन अगर, इन्होंने ये तो बिल्कुल नहीं बताया कि भाई ये लाइन सिर्फ 4 ही लाइंस क्यों आ रही हैं, कैसे के लाइंस आ रही है, कुछ नहीं बताया। बट इन लाइंस के लिए करस्पॉन्ड वेवलेंथ का इन्होंने फॉर्मूला बनाया। तो आप इसे फॉर्मूले को ऐड भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस, या फिर आप सिर्फ थ्योरी के थ्रू भी अपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को बता सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, इन्होंने कॉन्सेप्ट को तो एक्सप्लेन नहीं किया, बट इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया इनकी करस्पॉन्ड जो वेवलेंथ है उसके लिए। इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया? दैट इन्होंने बोला वेवलेंथ इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू 364.5 nm। यहाँ पे जब आप अपनी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको करस्पॉन्ड जो ट्रांजिशन है उसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाएगी, रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है वो आपको पता चल जाएगा। ओके, अब बाल्मर के बाद आपके दूसरे कौन आए? रेडबर्ग आए। इन्होंने 1890 का टाइम था, देखो 85 साल बाद 90 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाल्मर के ही वर्क को थोड़ा सा जनरलाइज किया, और जनरलाइज करने के बाद इन्होंने इसका जो कॉन्सेप्ट जो अभी तक पूरे विजिबल रेंज के लिए ही था, अब इन्होंने इसे सारे रीजन के लिए बना दिया। सारे रीजन मतलब इसके अलावा, विजिबल रेंज के अलावा यूवी रेंज भी होता है, आईआर भी होता है। ओके, तो ये सारे रेंज के लिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, और इन्होंने भी क्या किया, सिर्फ इक्वेशन दिया, सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया, जो कि इंपॉर्टेंट भी आपके लिए बहुत है। दैट इज 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। और यहाँ पे आप n1 n2 आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1। ओके, तो इन्होंने भी सिर्फ आपकी इक्वेशन दी, कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि कैसे ये ट्रांजिशन हो रहा है। उसके बाद फाइनली जाके आपके कौन आए? आपके नील बोर आए। तो वेट, ये है आपके नील बोर। इन्होंने 1913 में इंट्रोड्यूस किया द क्वांटाइज ऑर्बिटल और एटॉमिक मॉडल। तो जब आपके नील बोर ने क्वांटाइज एटॉमिक मॉडल दिया था, जिसे हम बोलते हैं द एटॉमिक मॉडल बाय द बोर, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला था, देखो
नील बोर रोल वॉज रेवोल्यूशनरी। तो नील बोर का रोल यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्यों? बिकॉज ही गिव द फर्स्ट थियोरेटिकल मॉडल ऑन द हाइड्रोजन एटम दैट कुड एक्चुअली एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ अ लाइन स्पेक्ट्रा। तो इस वजह से क्या है, इनका जो रोल था वो सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि इन्होंने थियोरेटिकली ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई इन्होंने तो वेवलेंथ वगैरह के फॉर्मूले दे दिए थे, पर इन्होंने ये बताया कि स्पेक्ट्रल लाइंस आ कैसे रही है, ये मेन रोल आपका नील बोर का था। इस वजह से हम इसे नील बोर एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि अब आपके नील बोर का क्या आपका मॉडल था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। अब हम पर्टिकुलरली इस पे बात करेंगे। लास्ट स्लाइड है, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो देखो इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने बोला है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिटल में बैठा हुआ है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी होगी En इज इक्वल टू -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मींस आप यहाँ पर बस n की वैल्यू पुट कर दीजिए। आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको आपके फर्स्ट ऑर्बिटल यानी कि जो फर्स्ट लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसकी एनर्जी मिल जाएगी। जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको सेकेंड लेवल पे एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसकी एनर्जी मिल जाएगी। तो उन्होंने एनर्जी की वैल्यू को कुछ इस फॉर्मूले से डिफाइन किया। अब हुआ क्या, अब इन्होंने बोला व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम द हायर ऑर्बिटल सपोज n2 टू n1, अगर कोई इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जंप करता है तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू डेल्टा ई। एंड डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हुआ, एनर्जी ऑफ सेकेंड सेल और एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल। सो en2 माइनस en1 विच इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, hν, यानी कि ये जो रेडिएशन होती है वो hν के इक्वल होती है। ये बोलते हैं therefore the frequency of a or the wavelength of a emitted radiation is fixed। तो ये बोल रहा है इस वजह से जो ये जो एमिटेड रेडिएशन है इसकी जो वेवलेंथ है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, फिक्स होगी। क्योंकि जो ट्रांजिशन होने वाला है ना वो फिक्स एनर्जी लेवल से होने वाला है। हर एनर्जी लेवल की वैल्यूज फिक्स है। ये आपका n3 है, n2 है, n1 है, इन सब की एनर्जीज फिक्स है। तो यहाँ से जो ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन के बाद जो रेडिएशन निकलेगी इसकी एनर्जी भी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी, इसकी वेवलेंथ भी, सब कुछ आपका फिक्स होगा। दिस इज व्हाई हाइड्रोजन शोज अ लाइन स्पेक्ट्रा नॉट अ कॉन्टिन्यूअस वन। तो यही स्टेटमेंट आपकी किसने बोला था, बोस ने दिया था कि इस वजह से जो हाइड्रोजन है वो एक लाइन स्पेक्ट्रा देता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं देता है। ओके, अब नेक्स्ट हमने देखना है पर्टिकुलरली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। अब हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज कैसे बनती है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपने मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, देखो होता क्या है, ये बोल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द फाइनल ऑर्बिटल। फाइनल ऑर्बिटल को हम n1 से इंडिकेट कर रहे हैं। n1 मतलब ये नहीं है कि ये आप ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हो, ये बोल रहा है फाइनल ऑर्बिटल, यानी कि फाइनल ऑर्बिटल मतलब जहां पे ट्रांजिशन आपका होगा। जैसे मैं बोलूं सपोज आपका ये n1 है, दिस इज n2 है, दिस इज n3 है, दिस इज n4 है। ओके, अब देखो ट्रांजिशन कैसे हो सकता है, अगर मैं बोलूं n4 से n1 पे भी हो सकता है, n4 से n2 पे भी हो सकता है, n4 से n3 पे भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही n3 पे क्या हो सकता है, n1 पे भी हो सकता है। n3 भी एक्साइटेड स्टेट है n1 के लिए, तो n3 से आप n1 पे भी आ सकते हो, n3 से आप n2 पे भी आ सकते हो, n2 से n1 पे आ सकते हो। तो आप कहाँ पे एंड पे आ रहे हो, कहाँ पे आपका ग्राउंड स्टेट है, कहाँ तक आप ट्रांजिशन कर रहे हो, दैट इज n1 जो आपका फाइनल ऑर्बिटल है। उसके बेसिस पे हमको क्या मिलता है, वेरियस सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हमको अलग अलग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है। जैसे सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या होता है, ये बोल रहे फॉर लाइमन सीरीज n1 इज इक्वल टू 1, यानी कि जो आपका n1 है वो आपका क्या होगा, 1 होगा। n1 इज इक्वल टू 1, यानी कि आप कोई भी हायर एनर्जी लेवल से जब आप फर्स्ट वाले शेल ऑर्बिटल पे आओगे तो उसे हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। देखो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो ये आपके एनर्जी लेवल है n1 n2 n3 n4 n5। आप कहीं पे भी किसी भी एनर्जी लेवल से जब वापस में लौट के आप n1 पे वापस आते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ लाइमन सीरीज। ओके, अब अगर आप किसी भी एनर्जी लेवल से लौट के वापस n2 पे आते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ बाल्मर सीरीज। आप किसी भी हायर एनर्जी लेवल से लौट के कहाँ आते हो, n3 पे आते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ पार्शियन सीरीज। अगर आप किसी भी एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से लौट के, देखो n4 के लिए हायर क्या होगा, n4 से बड़ा, अगर मैं n4 को ग्राउंड बोलूं, ग्राउंड स्टेट सबसे स्टेबल स्टेट, तो इससे ऊपर क्या होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स होगा, सेवंथ होगा, एट्थ होगा। तो किसी हायर एक्साइटेड स्टेट से लौटकर n4 पे आते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेटेड सीरीज। अगर n5 पे लौटते हो तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल सीरीज। और ऐसे यहाँ तक आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखो इन सारी सीरीज की एनर्जीज फिक्स है, यहाँ पे -13.6 है, यहाँ पे -3.40 है, -1.51 है, -0.58 है। तो अब जितना ऊपर जाते हो देखो एनर्जी की वैल्यूज बढ़े। तो ओवरऑल आपको क्या ध्यान में रखना है, ये सीरीज ध्यान में रखनी है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसमें कुछ ज्यादा मैंने क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता दिया। देखो जो चीज मैंने यहाँ थियोरी पे लिखी हुई है इसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, फर्स्टली आपको ये स्ट्रक्चर में क्या समझ में आ रहा है, देखो समझ में ये आ रहा है
कि जैसे हम ये है ना, आप ये देख सकते हो, ये आपको स्पेरिकल दिखा है, ये आपका एटम है, स्पेयर में सेंटर पर न्यूक्लियस है, और ये इसके क्या है, ऑर्बिटल्स है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट। ये आपका फर्स्ट है तो N1, ये सेकंड है N3, N4, N5, N6, N7, N8, ऐसे करके हो गया। अब क्योंकि स्पेरिकल शेप में क्या होता है, ट्रांजिशन दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम इसे सिंपल करके ऐसे शो करते हैं कि ये हमारा सबसे पहला ऑर्बिटल है, एनर्जी लेवल है N1, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स एंड सेवन है, ऐसे करके हमने दिखा दिया। अब जितना ऊपर जा रहे हैं आपको पता है एनर्जी आपकी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी भाई, क्योंकि न्यूक्लियस से आप जितना ज्यादा दूर जाते हो, इसका रीजन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, क्योंकि न्यूक्लियस से आप जितना ज्यादा दूर जाते हो उतना आप अनस्टेबल होते हो, और जितना आप अनस्टेबल होगे उतना ही आपकी एनर्जी बढ़ेगी। ओके, अब होगा क्या, अब भाई जब आपका इलेक्ट्रॉन, सपोज जैसे मैं बोलूं लाइवन के लिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, आपने एनर्जी दी, एक्साइटेशन के बाद वो कहाँ चला गया, एट्थ ऑर्बिटल में चला गया, यहाँ पे। ओके, अब एट्थ ऑर्बिटल से वो वापस रिटर्न भी तो करेगा, तो जब ये एट्थ ऑर्बिटल से, देखो ये है आपका एट्थ ऑर्बिटल, इससे रिटर्न हुआ ये वापस से N1 पे, वापस से ही N1 पे आ गया, तो यहाँ जो सीरीज मिली है दैट इज लाइमन सीरीज। अगर वो 8 पे तो है लेकिन रिटर्न N1 पे ना करके N2 पे रिटर्न हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज अ बाल्मर सीरीज। अगर वो रिटर्न आपका N2 पे ना हो गया, N3 पे ही रुक गया, तो इसे हम बोलेंगे पार्शियन सीरीज। अगर वो N4 पे रुक गया ब्रैकेटेड, N5 पे रुक गया पफिन सीरीज। तो ये क्या है आपका ट्रांजिशन, कैसे कैसे देखो, एरोज आपके नीचे से ऊपर नहीं गए, नीचे से ऊपर इज एक्साइटेशन, आपने एक्साइटेशन किया है, ऊपर से नीचे है, क्यों, क्योंकि हम ट्रांजिशन दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से लोअर यानी कि ग्राउंड स्टेट पाया। लेकिन ग्राउंड स्टेट क्या है, अगर ग्राउंड स्टेट आपकी N1 है तो लाइमन, N2 है तो बाल्मर, N3 है तो पार्शियन, N4 है तो ब्रैकेटेड, N5 है तो परफेक्ट। ओके, ये चीज क्लियर है, ये डायग्राम आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, अब सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज ये है कि ये कौन सी वेवलेंथ शो करता है। आप देखो, जैसे हमने देखा बाल्मर जो है वो विजिबल रेंज के अंदर आता है, इनमें जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रेंज की होती है। वाई बाल्मर सीरीज के कलर्स हमको विजिबल होते हैं, हमने देखा ना बाल्मर ने 4 कलर्स को ऑब्जर्व किया था, क्यों, क्योंकि वो जो रेडिएशन थी वो विजिबल रेंज के अंदर आ रही थी, इस वजह से हमें दिख रही थी। लेकिन जो लाइमन सीरीज है जिसमें कहीं से भी आप ट्रांजिशन करके वापस से N1 पे आते हो, तो उसे हम लाइमन सीरीज कहते हैं। इनकी जो रेडिएशन है, इनकी जो वेवलेंथ है वो आपके यूवी रीजन के अंदर आती है, तो डेफिनेटली ये हमको दिखती नहीं है आंखों से। ओके, बाल्मर की विजिबल रीजन में आती है, पार्शियन की IR रीजन पे आती है, ब्रैकेटेड की भी IR पे आती है, पफन की भी IR पे आती है। तो सिंपल है, यूवी विजिबल IR, फर्स्ट वन आपका यूवी रेंज पे आता है, ये आपको यूवी रेंज पे मिलता है, ये आपका विजिबल रेंज पे मिलता है, एंड रेस्ट ऑफ देम कहाँ आते हैं, IR रीजन पे, यानी कि इंफ्रारेड रीजन पे आते हैं। इस वजह से सिर्फ ये सीरीज हमको विजिबल होती है, रेस्ट ऑफ देम विजिबल नहीं होती, क्योंकि विजिबल रेंज पे नहीं आती, विजिबल रेंज पे जो आती है वही हमको दिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है आउट ऑफ दीज ओनली बाल्मर सीरीज फॉल इन अ विजिबल रीजन, और ऑल द सीरीज आर आइदर द यूवी में कौन आएगा, सिर्फ आपका लाइमन, एंड रेस्ट ऑफ दम इन IR रीजन। IR में भी फार IR वगैरह होता है, बट आप सिर्फ IR रीजन पढ़िएगा। ओके, तो ये है हमारा पूरा स्पेक्ट्रा। आप ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको इजी लगे, अदरवाइज सबसे इजी होता है ये फिगर ड्रॉ करना, जो कि आपको मैंने होप बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। देखो, मैं इस फिगर को पूरा बना के इसलिए नहीं दिखा रही, बिकॉज कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, आपने बस ट्रांजिशन करना है, कहीं भी हायर स्टेट से ट्रांजिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन वापस से अगर ग्राउंड लेवल N1 पे आया तो लाइमन बन जाएगा, अगर N2 पे आया तो बाल्मर, N3 पे आया तो पार्शियन, N4 पे आया तो ब्रैकेटेड, N5 पे आया तो परफेक्ट। आपको बस ये चीजें याद करनी है बस। और आपको जैसे बाल्मर का तो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ा कि ये आपका विजुअल रेंज पे आएगा, तो आपको पता है विजुअल से पहले क्या आता है, यूवी रिविजन, तो यूवी विजुअल IR, ये तो स्टेटमेंट है, मतलब ये तो आपके रीजन ही है, आपको क्लियर भी होगा। तो ये यूवी में आ गया, तो ये विजुअल में आ गया, तो ये आपके रेस्ट ऑफ देम IR में आ गए। बस ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। होप आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपकी साइड से कोई फीडबैक हो तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं उस पर काम भी करूंगी। अभी इस लेक्चर को फिनिश कर देते हैं। अगर लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करके हुए भी जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए बाय बाय।